किसी ने क्या खूब कहा है कि तारीख अपने आप को दोहराती है, लेकिन शायद हमारे खत्ते में तारीख कुछ ज्यादा ही शौक से खुद को दोहराती है। हमारी तारीख का एक ऐसा बाब है जो जितना पुराना है उतना ही तल्ख भी है। एक ऐसा बाब जहाँ रातों रात एक हीरो जीरो बन जाता है, जहां अवाम के दिलों पर राज करने वाले रहनुमा को अचानक मुल्क दुश्मन और गद्दार का लक़ब दिया जाता है। रहनुमा या गद्दार दोहराई गई है कि अब ये तयशुदा फार्मूला मालूम होती है। मोहतरमा फातिमा जिन्ना से लेकर इमरान खान तक, मुजीबुर रहमान से जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ तक, आखिर ऐसा क्यों होता है कि जो भी रहनुमा अवाम में बेपनाह मकबूल होता है उसके माथे पर गद्दारी का लेबल लगा दिया जाता है। आज की इस तफसीली वीडियो में हम तारीख के उन पतेदार और खुफिया गोशों को बेनकाब करेंगे और समझेंगे गद्दारी का ये खेल कैसे और क्यों खेला जाता रहा है। चलिए सफर का आगाज करते हैं उस शख्सियत से जिसने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के शाना बशाना पाकिस्तान बनाने में मरकजी किरदार अदा किया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना, जिन्हें कौम मादरे मिल्लत यानी कौम की माँ कहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पाकिस्तान की तारीख में गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटने की इन्हीं से हुई थी। 1965 में जब फातिमा जिन्ना ने उस वक्त के फौजी आमिर फील्ड मार्शल अयूब खान के खिलाफ सदारती इलेक्शन में हिस्सा लिया तो अवाम की उम्मीद बनकर उभरी। इनके जलसों में लाखों का हजूम उमड़ आया, लेकिन इक़्तिदार के ऐवानों में ये मकबूलियत अज़ब न हुई। सरकारी मशीनरी और मखसूस मीडिया के जरिए मादरे मिल्लत को अमेरिकी एजेंट, हिंदुस्तान की हमदर्द और मुल्क दुश्मन तक कहा गया। ये तारीख का वो मोड़ था जिसने ये साबित किया कि यहाँ इक़्तिदार बचाने के लिए किसी भी हद तक जाया जा सकता है, चाहे सामने बानिए पाकिस्तान की हमशीरा ही क्यों न हो। मादरे मिल्लत के बाद गद्दारी के इस बयानिए का सबसे बड़ा और भयानक नतीजा हमने 1971 में सकूते ढाका की सूरत में देखा। शेख मुजीबुर रहमान, जो मशरकी पाकिस्तान के मकबूल तरीन अवामी रहनुमा थे, उन्होंने 1970 के आम इंतखाबात में वाज़ेह अक्सरियत हासिल की। जमहूरियत का तकाजा था कि इक़्तिदार इन्हें मुंतकिल किया जाता, लेकिन इक़्तिदार मुंतकिल करने के बजाय इन पर अगरतला साजिश केस के तहत गद्दारी का मुकदमा चलाया गया। इन्हें जेल में डाल दिया गया और पूरे मशरक़ी पाकिस्तान को गद्दारों का गढ़ करार दे दिया गया। अवामी मैंडेट को तस्लीम न करने और सियासी रहनुमाओं को दीवार से लगाने का नतीजा ये निकला कि मुल्क दो लख हो गया। तारीख ने साबित किया कि जिन्हें गद्दार कहकर कुचला गया वो अपने लोगों के लिए बंगला बंधु यानी बंगाल के दोस्त बन गए। सकूते ढाका के बाद इक़्तिदार संभालने वाले जुल्फिकार अली भुट्टो, जिन्होंने पाकिस्तान को 1973 का मुत्तफ़िका आइन दिया और एटमी प्रोग्राम की बुनियाद रखी, इनका अंजाम क्या हुआ? 1977 में ज़ियाउल्लाह के मार्शल्लाह के बाद इन्हें न सिर्फ इक़्तिदार से हटाया गया बल्कि इन पर मुख्तलिफ इल्जामात लगाकर बिलाखिर फांसी चढ़ा दिया गया। एक अवामी लीडर रातों रात कानून की नजर में मुजरिम बन गया। यही स्क्रिप्ट आगे बढ़ा। बेनजीर भुट्टो को सिक्योरिटी रिस्क कहा गया और फिर बारी आई मियां नवाज शरीफ की, वो लीडर जिसे कभी एस्टेब्लिशमेंट का लाडला कहा जाता था। जब उन्होंने वोट को इज्जत दो का नारा लगाया और अपनी खुद मुखारी की बात की तो उन पर मोदी का यार और डॉन लीग्स के जरिए गद्दारी और मुल्क दुश्मनी के इल्जाम आयद किए गए। इन्हें नाहिल किया गया, जेल भेजा गया और जला वतन होने पर मजबूर किया गया। और अब बात करते हैं मौजूदा दौर की, यानी इमरान खान की। तारीख का पहिया घूमा और जो इल्जामात माजी में दूसरों पर लगते थे वो इमरान खान पर लगना शुरू हुए। 2022 में हुकूमत के खात्मे के बाद इमरान खान ने एक साइफर यानी बैरूनी साजिश का बयानिया सामने लाया। हमें कहा कि मुल्की मफाद हमें धमकी दी गई है, लेकिन पाकिस्तानियों हम मुल्की मफाद पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बैरूनी साजिश की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मुनासिब वक्त पर और बहुत जल्द सामने लाई जाएंगी। नतीजा क्या हुआ? इन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत मुकदमात कायम किए गए। इन्हें मुल्क के सिफारती ताल्लुकात खराब करने वाला और गद्दार तक कहा गया। 9 मई के वाकयात के बाद तो पूरी पार्टी को रियासत दुश्मन करार देने की कोशिश की गई, यानी चेहरे बदलते रहे, दौर बदलते रहे, लेकिन गद्दारी का यह सर्टिफिकेट बांटने वाली फैक्ट्री कभी बंद न हुई। दोस्तों, जब हम पाकिस्तान की 77 साल तारीख पर नजर डालते हैं तो एक ही सवाल जहन में जरूर उठता है, क्या वाकई ये तमाम अवामी रहनुमा गद्दार थे या फिर गद्दारी का ये लेबल सिर्फ उस वक्त इस्तेमाल किया जाता है जब कोई लीडर अवाम में इतना मकबूल हो जाए कि वो इक़्तिदार के असल मराकिज को चैलेंज करने लगे। दुनिया की तारीख गवाह है कि उबुल वतनी किसी एक इदारे या गिरोह की जागीर नहीं होती। जब तक हम अपने अवामी रहनुमाओं को गद्दार करार देने और अवामी मैंडेट की तौहीन करने का ये सिलसिला बंद नहीं करेंगे, तब तक मुल्क में सियासी इस्तेकाम का ख्वाब अधूरा रहेगा। तारीख, अदालतों के फैसलों या
सरकारी बयानियों की मोहताज नहीं होती। तारीख का फैसला अवाम करते हैं और अवाम के नजदीक इनके रहनुमा हमेशा इनके दिलों में जिंदा रहते हैं। तारीख का सबसे बड़ा अलमिया यह है कि इसका रुख इक़्तिदार के ऐवानों में बैठकर बदला जाता है। हमारे खित्ते की तारीख में एक ऐसा स्क्रिप्ट है जो दहाइयों से बगैर किसी तब्दीली के चल रहा है। एक ऐसा स्क्रिप्ट जहां अवाम के हकूक की बात करने वाला हमेशा अपने हकूक मांगने वाला या निजाम के सामने खड़ा होने वाला शख्स रातों रात रियासत का लाडला से रियासत का दुश्मन बन जाता है। मुल्क की तारीख गवाह है कि यहाँ हुब्बुल वतनी का कोई एक मियार नहीं रहा। हमेशा ये समझना होगा कि गद्दारी के इल्जाम सिर्फ वफाक के बड़े लीडरों तक महदूद नहीं रहे, बल्कि इनका सबसे पहला और सख्त निशाना छोटे सूबों के कौम परस्त रहनुमा बने। GM सैयद से लेकर मौजूदा दौर के नौजवान कौम परस्त रहनुमाओं जैसे मंजूर बशीर और मारंग बलोच सब शामिल हैं। आखिर क्या वजह है कि जो भी अपने लोगों की आवाज बनता है उसे गद्दारी के मुकदमा कैद मीडिया ब्लैकआउट का सामना करना पड़ता है। खुदाई खिदमतगार तहरीक के बानी खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें दुनिया बादशाह खान के नाम से जानती है, उन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद आइन और पार्लियामेंट के सामने वफादारी का हलफ उठाया, लेकिन इनकी सियासत को हमेशा शक की निगाह से देखा गया और इन्हें जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जेल या नजरबंदी में गुजारना पड़ा। यही सलूक सिंध में साईं GM सैयद और बलूचिस्तान में नवाब खैर बख्श मरी, गौस बख्श बुदिंजो और अताउल्ला मेंगल के साथ किया गया। जब भी इन रहनुमाओं ने सूबाई खुद मुख्तारी, अपने वसाइल पर हक या वफाक के जरूरत से ज्यादा कंट्रोल के खिलाफ बात की तो रियासत ने इनके मुतालबात को सुनने के बजाय इन्हें गद्दार करार दिया। इनके मुतालबात को सुनने के बजाय इन पर मुल्क तोड़ने और गैर मुल्की एजेंट होने के टप्पे लगा दिए। सियासी मसाइल को सियासी तरीके से हल करने के बजाय इन्हें गद्दार करार देकर दीवार से लगा दिया गया, जिसने सूबों के दरमियान महरूमियों को जन्म दिया। अब हम आते हैं 21वीं सदी के नए मंजरनामे की तरफ। 9/11 के बाद जब पाकिस्तान के कबायली इलाके साबका फाटा दहशतगर्दी की आग में झुलस रहे थे और वहाँ फौजी ऑपरेशंस के बाद मकामी आबादी को बेघर होना पड़ा, तो उन हालात से एक नई क़यादत ने जन्म लिया। इस क़यादत का नाम है मंजूर पश्तीन। मंजूर पश्तीन और पश्तून मूवमेंट यानी PTM का आगाज किसी सियासी इक़्तिदार के लिए नहीं था, बल्कि इनके मुतालबात बहुत बुनियादी थे। बारूदी सुरंगों का खात्मा, लापता अफराद की बाजियाबी और चेक पोस्टों पर मकामी लोगों के साथ बाइज्जत रवैया, ये वो मुतालबात थे जो आईन पाकिस्तान के दायरे में आते हैं। लेकिन रियासत का रद्द अमल क्या था? मंजूर पश्तीन के सख्त लहजे और रियासती पॉलिसियों पर खुली तनकीद को रियासत दुश्मनी समझा गया। इन पर और इनके साथियों जैसे अली वजीर और मोहसिन दावर पर बगावत, गद्दारी, बैरूनी फंडिंग यानी रॉ NDS से पैसे लेने के इल्जाम आयद किए गए। PTM को मीडिया से मुकम्मल तौर पर ब्लैकआउट कर दिया गया और बिल आखिर इस तंजीम पर पाबंदी आयद कर दी गई। एक नौजवान जो अपने लोगों के जख्मों पर मरहम रखने की बात कर रहा था, उसे रियासती बयानिए में मुल्क का सबसे बड़ा खतरा बनाकर पेश किया गया। पश्तूनख्वा के बाद अब रुख करते हैं रकबे के लिहाज से पाकिस्तान के सबसे बड़े लेकिन तरक्की में सबसे पीछे ले जाने वाले सूबे का, यानी बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की तारीख 5 फौजी ऑपरेशंस के जख्मों से चूर है, लेकिन हालिया बरसों में बलूचिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। अब ये तहरीक सरदारों या बंदूक उठाने वालों के हाथ में नहीं, बल्कि पढ़े लिखे नौजवानों और खवातीन के हाथ में है, जिसका चेहरा डॉक्टर मारंग बलोच है। डॉक्टर मारंग बलोच, जिनके अपने वालिद लापता हुए और बाद में इनकी मशक़शुदा लाश मिली, उन्होंने बलोच यकजहती कमेटी यानी BYC के प्लेटफॉर्म से लापता अफराद की बाजियाबी के लिए एक पुरअमन और तारीखी तहरीक शुरू की। वहाँ पर आपके इतने बड़े बड़े जो आप ये माइक्स और कैमरे उठा के लाते हो ना, वहाँ पे कोई नहीं आता है, ठीक है ना। बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में जब आपके FC जो है ना औरतों को मारती है, जब आपके FC ने ओशाब में 2 बच्चों पर गोला बारूद फेंके ना, वो न्यूज़ आप लोगों ने कभी नहीं दी। आप लोगों में से किसी भी मीडिया चैनल को मैं चैलेंज करती हूँ कि वो आए बलूचिस्तान में। आप लोगों में से कौन है जो जिसने तुरबत देखा है, जिसने ओशाब देखा है, जिसने आवारान देखा है? आवारान में एंट्री आपको नहीं मिलेगी, आवारान में आपको वीज़ा लगा के जाना पड़ेगा। ये है वो बलूचिस्तान जिसको आप लोगों ने देखा नहीं है, जिसको आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के कॉपी पेस्ट बयानिए से जाकर जो है ना मैच किया हुआ है। जब उन्होंने कोयटा से इस्लामाबाद तक तवील मार्च किया तो उनके हमरा बूढ़ी माएँ और छोटे बच्चे थे जो सिर्फ अपने प्यारों की वापसी का मुतालबा कर रहे थे। लेकिन इस पुरअमन खवातीन की तहरीक को इस्लामाबाद की सर्द रातों में लाठियों, आंसू गैस और पानी की तोपों से खुशामद कहा गया। डॉक्टर मारंग बलोच और उनके साथियों पर सरहद पार बैठे दहशतगर्दों के सहूलतकार होने का इल्जाम लगा दिया गया। इनके खिलाफ गद्दारी, प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाने के मुकदमा दर्ज किए गए। वो मारंग बलोच जिन्हें दुनिया भर में मजलूमों की आवाज तस्लीम किया गया, इन्हें अपने ही मुल्क में गद्दार और मुल्क दुश्मन करार देकर पेश किया गया। सियासी और इंसानी हकूक के इस मसले को सिक्योरिटी मसला बनाकर हल करने की कोशिश की गई, जिसने
बलोच नौजवानों में दूरी को मजीद बढ़ा दिया। दोस्तों, पाकिस्तान की तारीख का ये तवील सफर हमें क्या सिखाता है? जब हम फातिमा जिन्ना, मुजीबुर रहमान, मंजूर पशीन और डॉक्टर मारंग बलोच और इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली जबान और मुकदमात का मुवाजना करते हैं तो सब में एक ही कदर मुश्तरक नजर आती है। जो हमारे साथ नहीं वो गद्दार है। लेकिन हकीकत ये है कि बंदूकें, जेलें और गद्दारी के सर्टिफिकेट कभी भी नजरियात और जायज मुतालबात को दफन नहीं कर सकते। जब तक हम पश्तूनों की महरूमियों को मंजूर पशीन के आईने में और बलोचिस्तान के दर्द को डॉक्टर मारंग बलोच के आंसुओं में नहीं समझेंगे और जब तक हम अवामी मैंडेट का एहतराम नहीं करेंगे तब तक अंदरूनी इस्तेकाम एक ख्वाब ही रहेगा। अदालत और हुकूमतें आर्जी होती है लेकिन तारीख की अदालत मुस्तकिल होती है और तारीख की अदालत में हमेशा वही सुरखरू होता है जो अपने लोगों के हकूक के लिए खड़ा होता है। आपको इस तफसीली तारीख और मौजूदा सूरत के बारे में क्या कहना है? क्या गद्दारी के मुकदमात मुल्क को जोड़ते हैं या तोड़ते हैं? इस वीडियो से मुतालिक कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिए। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।